सिर्फ अगर 2021 के फिगर की बात करें तो 1.1 मिलियन लोगों ने यूरोप को छोड़ा है किसी और मुल्क की तरफ जाने के लिए। जो सन 2100 है उसके अंदर जो यूरोप की आबादी है वो इस मौजूदा आबादी का उससे भी 6% कम हो जाएगी। 12.5% जो पॉपुलेशन है टोटल यूरोपियन यूनियन की, वो लोग हैं जो कि दूसरे मुल्कों के आए हुए हैं। हर साल 2.5 मिलियन लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। अब जो है यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो ओपनली आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो लिटरली रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि 90,000 इन मशकों के अंदर ट्रूप्स होंगे, 50 जंगी बेड़े होंगे, बैटलशिप्स होंगे, इसी तरीके से 80 जो हैं फाइटर जेट्स होंगे, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स होंगे उन सब की भी मशकें वहीं पर होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ का नाम जब भी किसी डेवलपिंग कंट्री यानी कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जैसे ममालिक के लोगों के जहन में आता है तो एक ड्रीमी दुनिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जो लोगों का लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही आला होता है। वहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती है। वहाँ की जो फोर्सेस होती हैं, मिलिट्री फोर्सेस, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और उनका जो दिफा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और वो किसी भी नेशन को टफ टाइम दे सकती हैं। और हर डेवलपिंग कंट्री की तकरीबन यही ख्वाहिश होती है कि अगर उसको कोई मौका मिले तो वो एक सेकंड ना लगाए और वो यूरोप या अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिचुएशन है वो यूरोप की ऐसी नहीं है। जो रीसेंट रिसर्चेस हैं, जो रीसेंट डाटा है, फिगर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि जो यूरोप है वो पहले जैसा नहीं रहा। और जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो 4 मसाइल की तरफ इशारा करती हैं कि 4 वो मसाइल हैं, क्रिटिकल मसाइल, जो कि इस वक्त यूरोप को दरपेश हैं। और अगर उन 4 मसाइल को इमीडिएट बेसिस के ऊपर केटर नहीं किया गया, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो यूरोप को उस ऊंचाई से उतना ही नीचे गिरा सकते हैं। और कुछ रिसर्चेस तो कहती हैं कि एक भी अगर जो फैक्टर है उसको कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ही बुरा होगा यूरोप के लिए। और कुछ रिसर्चर्स और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं अगर ये चारों मसाइल इग्नोर किए गए तो ये भी कहा जाता है कि अल्टीमेटली द यूरोप इज गोइंग टू डाई। तो हम इन 4 मसाइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनके नाम ले लेते हैं, देन उसके बाद वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मसला इस वक्त यूरोप को दरपेश है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, वो है उसकी बैड इकोनॉमी का। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला इस वक्त यूरोप को फेस करना पड़ रहा है वो है उसकी डीपॉपुलेशन का प्रॉब्लम। और जो तीसरा है वो है उसका इमिग्रेशन का प्रॉब्लम। और जो चौथा और सबसे क्रिटिकल जो इशू है इस टाइम के ऊपर वो है रशिया के साथ जंग का खतरा। तो चलिए अब वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम इस वक्त जो यूरोप है उसको फेस करना पड़ रहा है वो है उसकी बैड इकोनॉमी। जो रिपोर्ट्स हमें बताती हैं वो ये कि 2009 का जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था उसके बाद से अब तक जो यूरोप की इकोनॉमी है उसने कंप्लीटली रिकवर नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स वो उससे भी बदतर गई है। रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि जो रेंट है और जो मोर्गेजेस हैं और जो पेट्रोलियम है उनका जो रेट्स हैं वो रिकॉर्ड बड़े हैं। पहले इतने कभी भी नहीं थे 2009 से पहले, और आज वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट है वो यूरोप का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जो अब ये कोविड का एरा गुजरा है उसके अंदर तो मज़ीद बढ़ा है। इवन कोविड के एरा के अंदर इन 2-3 लास्ट ईयर्स के अंदर कुछ मुल्क ऐसे थे यूरोपियन कंट्रीज जिनके अंदर इन्फ्लेशन जो थी वो 30 से 40% या इससे भी बढ़ गई थी, जो कि अभी तक कंट्रोल नहीं हुई है। और इसके साथ रिपोर्ट्स हमें यह भी बताती हैं कि जो ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है वो 0 के करीब रहा है। और यही वजह है, और इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम बड़ा फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक रिसेशन का एक और बहुत बड़ा थ्रेट सामने आ रहा है कि वो कभी भी आ सकता है। और यही वजह है कि सिर्फ अगर 2021 के फिगर की बात करें तो 1.1 मिलियन लोगों ने यूरोप को छोड़ा है किसी और मुल्क की तरफ जाने के लिए। वो यूरोप जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग होते हैं मरे जा रहे होते हैं कि हमने वहां पे माइग्रेशन करनी है क्योंकि वहां का जो लाइफस्टाइल है वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट स्टैट्स हैं यूरोप के इस टाइम पर वो ये हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला इस वक्त यूरोप को फेस करना पड़ रहा है वो है
उसका डीपॉपुलेशन का इशू। और ये ऐसा इशू है जो कि उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तक हिट कर सकता है। डीपॉपुलेशन का मतलब ये है कि यूरोप की जो आबादी है वो बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि एक एस्टीमेट के मुताबिक 2030 तक जो दुनिया की कुल आबादी है वो 8.5 बिलियन हो जाएगी, जो कि 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी और सन 2100 तक ये 10.4 बिलियन हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जो सन 2100 है उसके अंदर जो यूरोप की आबादी है वो इस मौजूदा आबादी का उससे भी 6% कम हो जाएगी। और इसकी जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है लेत्विया के नाम से। अगर उसके डाटा को निकाल के देखें तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो पिछले 30 साल के अंदर 30% से भी ज्यादा कम हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से, किस ड्रास्टिक नंबर्स के साथ जो डीपॉपुलेशन है वो यूरोप के अंदर जन्म ले रही है। और इसकी जो मेन रीजन है वो वहां का जो है लो बर्थ रेट है, कि यानी कि जो जितनी डेथ्स यूरोप के अंदर हो रही हैं उससे कम बच्चे वहां पे पैदा हो रहे हैं। वैसे तो इसकी और भी रीजंस हैं, जैसे कि सुसाइड रेट यूरोप के अंदर बढ़ रहा है और इसी तरीके से जो ओबिसिटी है यानी कि मोटापे से होने वाली बीमारियों से भी लोग मर रहे हैं। तो ये दो कॉजेज भी अंदर शामिल हैं। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो मेन रीजन है वो ये डीपॉपुलेशन का, वो है लो बर्थ रेट। और जो लो बर्थ रेट की वजह है वो यूरोप के अंदर पॉपुलर होने वाले दो कल्चर्स की है, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हो गया और जो फेमिनिस्ट कल्चर है। ये जो सहरा है डीपॉपुलेशन का, ये इन दो कल्चर्स को सहरा है, जिसकी वजह से आबादी जो है यूरोप की ड्रास्टिकली कम हो रही है और इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तक लेके जा सकती है अगर इसके ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर काम नहीं किया गया। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा इशू इस वक्त यूरोप को दरपेश है वो है वहां का इमिग्रेशन का मसला। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं वो बड़ी ही तेजी से वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज से तो एटलीस्ट जो इकोनॉमी है वो यूरोप की बेहतर है। वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्री से बेहतर हैं। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस लोग यहाँ से बड़ी तेज़ी से वहाँ पे मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो यूरोप को ख़तरा है, यूरोप को ख़तरा ये है कि बहुत ही ड्रास्टिक नंबर्स के अंदर लोगों के वहाँ पे माइग्रेट होने से उनका अपना जो कल्चर है, उनकी अपनी जो सैंक्टिटी है, उनकी अपनी जो पहचान है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि फिगर्स हमें बताते हैं कि इस टाइम पर 12.5% जो पॉपुलेशन है टोटल यूरोपियन यूनियन की, वो लोग हैं जो कि दूसरे मुल्कों के आए हुए हैं। और एक फिगर हमें बताता है कि हर साल 2.5 मिलियन लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। तो इस ड्रास्टिक नंबर के साथ अगर लोग इस तरीके से माइग्रेट करते रहे हर साल, तो एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आएगा कि वहाँ पर जो यूरोप की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक सैंक्टिटी है, अपनी एक पहचान है, वो कहीं खो जाएगी। ऑब्वियसली जब वहाँ से अफ्रीका से या एशिया से या ऑस्ट्रेलिया से या यूएस से, वहाँ से जितने भी मिक्स कल्चर्स वहाँ पर लोग आएंगे, तो फिर यूरोप किस नाम का रहेगा? उनकी अपनी पहचान तो कहीं पर खो जाएगी। और ये डायरेक्टली लिंक करता है लो बर्थ रेट के साथ, क्योंकि यूरोप को अपने जो लेबर शॉर्टेजेस की जो नीड्स होती हैं, क्योंकि उनकी लेबर शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों को परमिशन देनी पड़ती है अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ लो बर्थ रेट है, उनके अपने बच्चे तो पैदा हो नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से लोगों को इजाज़त देनी पड़ती है कि वो उनके अंदर, मुल्क के अंदर आकर रहें और उनकी हेल्प करें, उनकी इकोनॉमी को हेल्प कर सकें। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तक उसको हिट कर सकता है यूरोप को, वो ये है कि उनका जो कल्चर है वो फिर अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। वो वही बात है ना, जिस तरीके से डगलस मरे ने अपने 2017 की किताब, जिसके अंदर जिसका नाम है द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप, उसके अंदर उन्होंने एक सरकास्टिकली कहा था कि शायद जो कॉलोनियल पास्ट है, कॉलोनियल हिस्ट्री है ब्रिटिश की, शायद वो अब इससे शर्मिंदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कल्चर्स के लोग हैं जो कि पहले इनके ताबे होते थे, उनके लोगों को धड़ाधड़ यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है कि वो माइग्रेट करके आएँ। तो शायद जो है वो कहता है, डगलस मरे कहता है कि शायद इनको शेम है अपने उस पास्ट के ऊपर। लेकिन वो इसके अंदर ये भी थ्रेट करता है कि जिस तरीके से आप, जिस रेट से आप इनको अलाउ करते जा रहे हैं, उससे आपका जो कल्चर है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है और जो आपका फेथ सिस्टम है, वो सब खतरे में है। इसके अलावा जो चौथा और सबसे क्रिटिकल इशू जो कि इस वक्त यूरोप को फेस करना पड़ रहा है वो है प्रोबेबल वॉर विद रशिया। ये एक ऐसा मसला है जो कि
अगर इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसको हैंडल और अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो वो जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना, यूरोप इज लिटरली गोइंग टू डाई, ये वही वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये इतना क्रिटिकल इशू है क्योंकि हम जानते हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की है तब से यूरोपियन यूनियन के साथ रशिया के बड़े तल्ख मामलात रहे हैं, लेकिन इतने नहीं गए थे जितने रीसेंट मंथ्स के अंदर गए हैं। क्योंकि अब जो है यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो ओपनली आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो लिटरली रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसी हवाले से दिसंबर के अंदर जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनली आके एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जर्मनी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर अगेंस्ट रशिया इन कमिंग ईयर्स। और इसके अलावा उन्होंने दूसरे ममालिक को भी कहा कि वो भी रशिया के खिलाफ जंग की तैयारी करें और जो अपना डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत बनाएं। इसके अलावा जनवरी के अंदर यूके के आर्मी चीफ ने ओपनली पब्लिक को अपील की कि हमारी मदद करें और हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है सिविलियन आर्मी की, सिविलियन मिलिट्री की, क्योंकि इसके अलावा रशिया को हम डिफीट नहीं दे सकते, हमें सिविलियंस को आगे लेके आना होगा। इसके अलावा स्वीडन की गवर्नमेंट और उसके डिफेंस ऑफिशियल्स ने भी पब्लिक को यही आके अपील की कि हमारी मदद करें क्योंकि रशिया के साथ प्रॉबेबली हमारी जंग होने वाली है। इसके अलावा जो नॉर्वे और पोलैंड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास रशिया के साथ जंग करने की तैयारी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 से 3 साल का वक्त बचा है। तो इस तरीके से जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो एक हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि जो पुतिन है उसने ये पहले ही उसने ये बता दिया है कि मेरा यूरोप के साथ या फिर नेटो के साथ ओपन जंग करने का कोई इरादा नहीं है, मैं अमन चाहता हूं। और ये जो यूक्रेन वाली सिचुएशन थी वो नेटो की जो थी वो मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से हमें प्रोवोक किया गया और उसका जो है हमें रिप्लाई देना पड़ा और ओवरऑल हम पीस चाहते हैं। लेकिन ये जो हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है और इसी के साथ साथ एक और जो बड़ा क्रिटिकल इशू है वो ये है कि इस वक्त जो नेटो है, नेटो ने ये अनाउंस किया है कि वो जनवरी से मई तक एक मिशन, एक जो मश्क होती है जंगी मश्क, वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिनकी जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ मिलती है उसके अंदर मश्क करेगी जिसका नाम होगा स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। अब ये वो मुल्क हैं जो कि जिनकी बाउंड्रीज जो हैं वो रशिया के साथ मिलती हैं और ये वो कंट्रीज हैं जो कि रिसेंटली नेटो के अंदर शामिल हुए हैं, जिसके अंदर आ गया हमारा एस्टोनिया आ गया, लेथविया आ गया और लिथुआनिया आ गया। तो ये जो कंट्रीज हैं अब इसके अंदर मशकें होंगी और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि 90,000 इन मशकों के अंदर ट्रूप्स होंगे, 50 जंगी बेड़े होंगे, बैटलशिप्स होंगे, इसी तरीके से 80 जो हैं फाइटर जेट्स होंगे। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स होंगे उन सब की भी मशकें वहीं पर होंगी। तो अगर इस तरीके से इतने बड़े पैमाने की मशक अगर रशिया के बॉर्डर के ऊपर होगी तो क्या लगता है यूरोपियन लीडर्स को कि यूक्रेन के ऊपर क्यों रशिया ने हमला किया था? वो हमें यही पता चलता है ना पीछे पढ़ के कि क्योंकि रशिया की बाउंड्री के ऊपर नेटो वहां पे पहुंचा था, यूक्रेन को उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, वहां पर जो जंगी मशकें थी वहां पर हो रही थी जिसकी वजह से रशिया प्रोवोक हुआ और उसने इन रिटेलिएशन उसने ये जवाब दिया और यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की। वो अलग, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा उसकी इन्वेजन को, लेकिन उसका उसकी जो रीजन थी वो यही थी। और उसी रीजन को अब दोबारा से अगर आप इतनी बड़ी मश्क उसकी बाउंड्रीज के ऊपर करेंगे, उसको थ्रेट करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा? और यहां पर जो सोचने की बात है वो सोचने की बात उन छोटे छोटे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए है जो कि रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं कि जब 1.2 मिलियन की जब आर्मी, रशिया की आर्मी, जब वहां से आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं, जब वो वहां से अटैक करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पहले वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? जो कि इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं नेटो के या इस सारी जंग के, वो हो सकता है कि वो यूएस है, वो यूके है, या जर्मनी होगा या फ्रांस होगा। लेकिन सबसे पहले जब प्रोवोक करने के बाद, थ्रेट करने के बाद जब रशिया वहां से अटैक करेगा तो सबसे पहले जो लताड़े जाएंगे कंट्रीज वो ये छोटे छोटे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होंगे जो कि बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए हैं उसके। तो इन ममालिक के लोगों को यह सवाल करने की जरूरत है अपने लीडरान से कि जो नेटो की जंग है उससे हमारा क्या लेना देना है, उससे हमें क्या फायदा होगा। और वहीं पर उन्हें यह भी सवाल करना चाहिए कि क्यों हम एक ऐसे मुल्क जो कि यूएस है, जो कि अक्रॉस दी ओशन बैठा हुआ है, जो कि हमारा हमसाया भी नहीं है, उसकी जंग हम यहां पर लड़ रहे हैं, उसके मफादात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कमिटमेंट दिखा रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं,
लेकिन जो हमारे पास में जो हमारा हमसाया बैठा हुआ है, हमने उसके साथ जंग छेड़ी हुई है। वो हमसाया जो कि इतना पावरफुल है, अगर वो रिटेलिएट करे तो हमारी शामत आ जाएगी। तो ये डिफरेंट किस्म के जो सवालात हैं, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उन्हें अपने लीडरान को पूछना चाहिए कि आखिर इसके अंदर सेंस क्या बनती है कि आप इस तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं रशिया को, क्योंकि रशिया कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। जब आप उनको प्रोवोक करेंगे तो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट करेंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े क्रिटिकल इश्यूज जो कि इस वक्त रशिया को फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त यूरोप को फेस करने पड़ रहे हैं। जो पहला हो गया उनकी बैड इकोनॉमी, दूसरा हो गया उनका डीपॉपुलेशन का प्रॉब्लम, तीसरा हो गया उनका इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, और जो चौथा है वो है वॉर विद रशिया। वैसे तो ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कोई कम इंपॉर्टेंट है, कोई उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, उसकी चेंजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस सब में से जो क्रिटिकल है वो है वॉर विद रशिया। अगर आप रशिया के साथ वॉर के अंदर जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन टूटेगी नहीं बल्कि तबाह हो जाएगी, और सबसे जो ज़्यादा नुकसान होगा वो उन छोटे छोटे ममालिक के अंदर होगा जो कि इस वक्त रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट को ओपन करें और कंटेंट एंजॉय करें। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। थैंक यू वेरी मच।